Hello and welcome to Rais Masroor YouTube channel, your gateway to knowledge. Explore thought-provoking discussions that empower and educate. Stay informed, stay inspired, and never stop learning. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से टीईटी या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफ़ी चर्चा हो रही है और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह का एग्ज़ाम या एलिजिबिलिटी टेस्ट बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में क्यों कंडक्ट नहीं हो रहा है। इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ टीईटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इसका ओरिजिन या टीईटी एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर क्या है, जेएंड के सिनेरियो क्यों डिफरेंट है और हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं लीगल फ्रंट पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं टीईटी के ओरिजिन को लेकर। इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है। हम सबको पता है 2002 में 86th अमेंडमेंट आई थी और अंडर आर्टिकल 21A ये करार पाया कि तालीम को बुनियादी हक का दर्जा दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। तो इसी लाइट में राइट एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, जिसका जो सेक्शन 23 है उसकी रूह से एक बॉडी बनाई गई नेशनल लेवल पे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उसको ये मैंडेट दिया गया कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स तय करेगी पूरे मुल्क में टीचर्स के लिए और एट द सेम टाइम इससे पूरे मुल्क में यूनिफॉर्मिटी आएगी और एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी। क्योंकि जब हम कहते हैं एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ये मियरली एजुकेशन नहीं है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कई डायरेक्शंस आई फ्रॉम टाइम टू टाइम कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। तो जो NCTE है या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उन्होंने 2010 में एक नोटिफिकेशन जारी की जिसकी रूह से 2011 में पहली बार हिंदुस्तान में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीईटी को कंडक्ट किया गया। तो उसके बाद हर साल ये एग्ज़ाम होता रहा। बीच में कोविड के 1-2 साल ये एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो इसके दो लेवल्स हैं। अगर हम एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक नेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइज होता है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बाकी सारे जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपने स्टेट लेवल पे इस तरह का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा और कंडक्ट भी होता है। नेशनल लेवल पे ये 2 बार होता है साल में। जो ये एग्ज़ाम होता है इसके 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। फॉर प्राइमरी लेवल पेपर 1 होता है जिसमें पेडागॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, इसी तरह मैथमेटिक्स एंड साइंस है। इसमें 150 मार्क्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2.5 घंटे का आपको वक्त मिलेगा पेपर करने के लिए। इसका जो पेपर 2 होता है वो उन टीचर्स के लिए जो मिडिल लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं या एलिजिबल होना चाहते हैं फॉर रिक्रूटमेंट। तो उसमें भी इसी तरह चाइल्ड पेडागॉजी और डेवलपमेंट, इसी तरह लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें ऑप्शन है मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस को हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो 60% इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, और जो सर्टिफिकेट मिलती है उसकी वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान एलिजिबल रहता है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम पास करें या नेशनल लेवल का एग्ज़ाम पास करें। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर और ओरिजिन। अब जेएंड के सिनेरियो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम सबको पता है कि जो जेएंड के है यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस था। तो 2019 में जब एब्रिगेशन हुआ तो सारे सेंट्रल लॉज यहाँ अप्लाई हो गई। तो उसमें ऑब्वियसली राइट एजुकेशन एक्ट भी एप्लीकेबल हुआ इन द टेरिटरी ऑफ जेएंड के। तो उससे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो टीईटी है वो भी एक्सटेंड हुआ टू द यूटी ऑफ जेएंड के। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि जो यहाँ पे टीचर्स अपॉइंट हुए वो 2019 से पहले हुए थे, तब तो यहाँ पे टीईटी का तारुफ नहीं था। तो उसमें सवाल ये उठता है कि वो अपॉइंट हुए थे, हमारे पास अपना जेएंड के स्कूल एजुकेशन एक्ट था या जेएंड के सिविल सर्विस रूल्स थे या डिफरेंट रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाई हुए फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी तय हो गई हैं। तो उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट करना इट सीम्स अ बिट अनफेयर। तो लेकिन उसमें सितंबर 1, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस आई कि
پورے ملک میں 2027 تک یہ ٹیچرس ایلیجبلٹی ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہوگا وہ ریٹراسپیکٹولی ہوگا، یعنی جو لوگ پہلے بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو بھی یہ TET پاس کرنا ہے، ود دا ایکسیپشن کہ جن کے 5 سال رہتے ہیں سروس میں ان کو ریلیکسیشن ملے گی، لیکن ان کی پروموشن ریسٹرکشنز رہیں گی۔ تو اب ہمارے پاس کیا لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں؟ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ، یہ ٹیک اپ کرے یہ ایشو، اور ریلیکسیشن کے لیے یہ ٹیک اپ کرے ایشو ود دا نیشنل کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن، یا سیدھا سپریم کورٹ رجوع کرے اور انہیں کہے کہ ہم نے جو ٹیچرز اپوائنٹ کیے ہیں ان کی سروس کنڈیشنز آلریڈی لیڈ ڈاؤن ہیں، تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے انڈیویجول ٹیچرز بھی کورٹ جا سکتے ہیں، یا گروپ آف ٹیچرز بھی کورٹ جا سکتے ہیں، یا ایسی ٹریڈ یونینز ملک سے کہیں بھی جو رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز ہیں وہ بھی کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پریکٹیکل آپشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کین سیک ریلیکسیشنز ان ٹرمز آف ون ٹائم ریلیکسیشن، یا جو 5% ہے یا 60% اس کو کم بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ، اگر گورنمنٹ ریکروٹمنٹ یا سروس رولز میں یہ طے کرے گی کہ 5 یا 10% کی ریلیکسیشن کا چانس اس میں ہے، تو یہ بھی ایک آپشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لیگلی دیکھیں گے، جو بیسک سروس جورسپروڈنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک امپلائر ایک امپلائی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ اس کی ایلیجبلٹی کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتا ہے، دیٹ از اگینسٹ بیسک سروس جورسپروڈنس۔ لیکن یہاں پہ جب کوالٹی کا مسئلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ گائیڈ لائنز ہیں، تو یہ ایک بڑا کنسرننگ ایشو ہے اور اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ گورنمنٹ از دا بیسٹ ایجنٹ جو اس کو ریزالو کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جموں کشمیر میں اگر کوئی ٹیچر پڑھنا چاہتا ہے، ہائر کوالیفیکیشن ایکوائر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو الاؤ نہیں ہے، اس کو 6 مہینے پہلے سیکٹریٹ سے پرمیشن لانا ہے کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ دیٹ از ویری اسٹرینج، اور اس سے فرق پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے جو امپلائیز ہیں، ٹیچرس ہیں، وہ اپنی کوالیفیکیشن کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ اوبسٹیکلز ہیں۔ تو ریئلسٹکلی ہمارے پاس یہ آپشن ہے، باقی جتنے بھی ڈسکشنز ہیں، ڈبیٹس ہیں، وہ ہوتے رہیں گے، ہمیں ان پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ریئلسٹکلی اس میں سوچنا چاہیے اور اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار واچنگ۔